ये पेशेंट को हाई ब्लड शुगर या हाई ब्लड प्रेशर है, क्या खुदा न खास्ता उसको पहले हार्ट अटैक हो चुका है, या कोई हार्ट की डिज़ीज़ पहले से है, या उसको कोई और बचपन से वैल की बीमारी या कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ तो नहीं थी। इस तरह चीज़ें हम सारी पहले इंक्वायर कर लेते हैं। कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से जब कोविड था तब हम ऑब्वियसली कोविड के बारे में पूछते थे। तो जब आपको ये पता हो कि भाई बेसिकली पेशेंट में आर रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं तो थोड़ा हम ईजी हो जाता है कि पॉसिबिलिटी ये वजह हो सकती है कि पेशेंट हार्ट फेलियर में जा रहा हो। कुछ टेस्ट बड़े अहम होते हैं। सबसे पहले रेस्टिंग ईसीजी है। अब रेस्टिंग ईसीजी एक ऐसा टेस्ट है जो मेजॉरिटी पेशेंट में तो एबनॉर्मल आ जाता है, लेकिन ये नॉर्मल भी हो सकता है। सो पेशेंट पास को हमारे पास आते हैं ना, तो वो पहले ये नहीं ईसीजी रिलेक्टेंट हो गया जी, ईसीजी तो हमने कराई थी वो नॉर्मल थी। अब ईसीजी एक तो पहली बात है कि नॉर्मल और एबनॉर्मल ईसीजी में देखना एक कार्डियोलॉजिस्ट बेहतर जज कर सकता है बनिस्बत मशीन के जो रीड करती है या बनिस्बत एक आम डॉक्टर के जो रीड करता है। सो बी श्योर, यानी पेशेंट्स को मैं ये गाइड करना चाहूँगा कि एक कार्डियोलॉजिस्ट का ओपिनियन ऑथेंटिकेटेड होगा कि आपकी ईसीजी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, नंबर 1। नंबर 2, रेस्टिंग ईसीजी नॉर्मल होने का मतलब ये नहीं है कि आपका हार्ट बिल्कुल नॉर्मल है। रेस्टिंग ईसीजी नॉर्मल होने के बावजूद हज़ारों बीमारियाँ ऐसी हैं जो दिल की बीमारियाँ, आपने सुना होगा चंद दिन पहले एक मशहूर इंडियन कार्डियोलॉजिस्ट की डेथ हुई है, उनकी रेस्टिंग ईसीजी नॉर्मल थी और उनके किसी कुलीग ने उनको एंटासिड और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दिए। ऑब्वियसली उसके बाद वो ही वाज फाउंड डेड इन हिज बाथरूम या घर में, ही क्रैश्ड। इस तरह कई और एग्जांपल हमारे पास ही, हमारे कई कुलीग ऐसे 2-3 डॉक्टर्स के एग्जांपल दे सकता हूँ जो पेरीफ्री में थे और जिनको रिट्रोस्टर्नल बर्निंग डेवलप हुई और उनको इनिशियल जो ट्रीटमेंट मिली वही एंटासिड और पीपीआई था और ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल थी। डॉक्टर्स ने जहाँ पर फैसिलिटी नहीं है ट्रोपाई की या सीएल ईसीजी की या एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम मैनेजमेंट करने की, वहाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है। सो इंपॉर्टेंट है कि ईसीजी पे बिल्कुल आप डायग्नोसिस ना बनाएं। ईसीजी इंपॉर्टेंट टूल ज़रूर है जो अब नॉर्मल हो सकती है, बट नॉर्मल ईसीजी डज नॉट मीन कि भी हार्ट डिजीज़ नहीं है। पहला टेस्ट तो ये है। दूसरा चेस्ट एक्सरे। एक्सरे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें हमें एक्सरे में दिल का साइज़ का अंदाज़ा होता है, कार्डियोमेगाली है कि नहीं है, लंग्स की क्या कंडीशन है। फिर ये भी होता है कि चेस्ट की कंडीशन है, जैसे पल्मोनरी टीबी है सपोज, या सीओपीडी की बीमारी होती है जिसमें एम्फीज़ीमा या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। उससे पता चलता है कि भी ये मरीज़ को तो ये इशू है या ब्रोंकियल अस्थमा सिंपल है, उसमें तो सांस चढ़ सकता है ना, तो सिम्टम्स उसके ओवरलैप कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तीसरी जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो एकोकार्डियोग्राफी है। अब एको की 4-5 किस्में, आम लोग तो समझते हैं कि एको एक किस्म की होती है, लेकिन एको मुख्तलिफ किस्म की होती है। जो आम फहम एको है उसको हम ट्रांसथोरेसिक एको कहते हैं। वो 2 डायमेंशनल यूजुअली एकोकार्डियोग्राफी होती है। उसके साथ एमोड और डॉपलर की हम असेसमेंट लेते हैं। एको में पता चलता है कि दिल के पट्टे क्या कमज़ोर हैं कि नहीं, जिसकी हम इजेक्शन फ्रैक्शन की बात करते थे। उसके बेस पर फिर हम क्लासीफाई भी कर लेते हैं कि भाई ये हार्ट फेलियर किस स्टेज में है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, या इजेक्शन फ्रैक्शन कम वाली है, नॉर्मल वाली है, या हाई इजेक्शन फ्रैक्शन के साथ पेशेंट को हार्ट फेलियर है। ठीक होगा जी। चौथा जो टेस्ट है जो प्रॉब्ली आम लोग समझते भी नहीं है और आम लैब्स करती भी नहीं है, वो एंटी प्रो बीएनपी है। अब हमारे पास शायद प्रॉब्ली हम प्राइवेट सेक्टर में पहले हॉस्पिटल हैं जिन्होंने एंटी प्रो बीएनपी शुरू करना किया। अब तक हमारे पास एंटी प्रो बीएनपी, अगर मैं आपको 2018 में ये मैंने हॉस्पिटल सेटअप शुरू किया था, अब तक हमको 10,000 टेस्ट परफॉर्म कर चुके हैं। 10,000 एंटी प्रो बीएनपी, जो एक रिकॉर्ड है प्रॉब्ली पाकिस्तान में, किसी प्राइवेट सेटअप में इतने ज़्यादा टेस्ट नहीं हो चुके होंगे। अब उसकी वजह क्या है, क्यों मुझे इस पर रिलायबिलिटी हुई। अब एंटी प्रो बीएनपी का एक ऐसा टेस्ट है जो हमें बड़ा इजीली डिफ्रेंशिएट करता है कि भाई ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो हो रही है, क्या ये हार्ट फेलियर की वजह से हो रही है या कोई और वजह है। लेकिन अब आप ओपीडी में बैठे हैं क्लिनिक में, आपके पास टाइम बड़ा थोड़ा है, आधे घंटे में आपने टेस्ट करने, आपने ईसीजी कर ली, आपने एक्सरे कर लिए, आपने एको कर ली, आपने एंटी प्रो बीएनपी किया, तो आप डायग्नोज कर पाएंगे कि ये पेशेंट हार्ट फेलियर में है कि नहीं है। अब इसका लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है एंटी प्रो बीएनपी का, जो आम डॉक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट, मरीजों के लिए भी। बस का थोड़ा सा हाई लेवल आ जाता है, जैसे अब 100 नॉर्मल है और 300 आ गया तो पेशेंट परेशान कीजिए, 300 आ गया, उसकी अहमियत हम कम देते हैं। अगर ये हज़ारों में अब नॉर्मल आता है, यूजुअली 300 से ऊपर चला जाए, 500 है, 1000 है, फिर इसकी अहमियत शुरू हो जाती है। ठीक है। फिर इससे आगे प्रोग्नोस्टिक बड़ी इंपॉर्टेंस है। जैसे हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं पेशेंट को, हम देखते हैं बीच के तो 3000 से ऊपर है, यूजुअली हमारे पास 12,000 से अबव आते हैं लेवल्स। कार्डियोमायोपैथी, हार्ट फेलियर एडवांस, डिस्पाइट द ट्रीटमेंट हम जो मर्जी कर लें, ये एंटी प्रो बीएनपी लेवल नीचे नहीं आता। लेकिन फिर हम ये गाइडलाइन लेते हैं, फिर हम डायूरेटिक बढ़ाएं या दवाइयाँ एडजस्ट करें, उससे ये फिर हमें हेल्प मिलती है। सो दोनों तरफ से ये इंपॉर्टेंट है। टेस्ट प्रोग्नोस्टिक भी इंपॉर्टेंस है कि ट्रीटमेंट गाइड करता है, और डायग्नोस्टिक भी इंपॉर्टेंस है कि इस की बेस पे हम ये परफॉर्म करके जज कर सकते हैं कि पेशेंट को हार्ट फेलियर है कि नहीं।